हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बच्चों इस वीडियो के मीडियम से यानी माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव ये क्या होते हैं, किस चीज से इन्हें देखा जाता है, क्या हमारे लिए ये शत्रु हैं या फिर हमारे मित्र, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्म जीवों के कितने वर्गीकरण हैं, कौन कौन से जीव हमारे लिए सूक्ष्म जीवों में हैं जो उपयोगी है और उनके क्या क्या उपयोग हैं, ये सब कुछ हम इस पाठ के जरिए पढ़ने और समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ नया सीखने और समझने के लिए मिले, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस पाठ को यानी अध्याय को, अध्याय संख्या 2 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हम हमारे आसपास बहुत सारे जीवों को देखते हैं। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं बच्चों जो हमें दिखते ही नहीं है पर वो होते हैं। उन्हें कहते हैं बेटा सूक्ष्म जीव। नाम से पता लग रहा है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे, और जीव का मतलब जो प्राणी होते हैं, जो जीवन यापन करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हम जीव कहते हैं। यानी जीवित प्राणियों को हम जीव कहते हैं, और जो निर्जीव है उनकी तो हम बात ही नहीं करते। तो कहने का मतलब ये हो गया, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं बेटा जो बहुत छोटे होते हैं। अब वो कितने छोटे होते हैं, कौन सी यंत्र से देखा जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं। मित्र एवं शत्रु। हम बेटा इस पाठ को एक एक लाइन पढ़ते हुए पूरा करेंगे। पहले मैं इस पाठ को एक एक लाइन पढ़कर आपको समझाऊंगा और फिर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर एक छोटी सी वीडियो तैयार करूंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस पूरे पाठ को समराइज कर पाएंगे, यानी आसानी से पूरे पाठ को रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। अभी तो एग्जाम के बहुत दिन हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो, तो लिखा है, आपने अपने आसपास के स्थान पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। देखे है ना। चलो फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। क्या आप जानते हैं, सजीव वो जीव होते हैं बेटा जो खाना खाते हैं, जो चलते फिरते हैं, घूमते हैं, जीवन यापन के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव जिनके अंदर जान ही ना हो। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन, ये बेटा निर्जीव है, इसके अंदर जान ही नहीं है। ना ये खाना खाता है, ना ये अपने आप चलता फिरता है, ना ये बच्चे पैदा करता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, निर्जीव। तो सजीव क्या हो गए, जैसे आप अपने आप को ही खुद देखो, आप क्या हो, सजीव हो। तो अपने आप की विशेषता के बारे में आप सोचो। आप बात कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आप आसपास के माहौल से चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो ये सारे काम कर सकते हैं ना आप खाना खा सकते हो, बड़े होगे बेटा आपकी शादी होगी, फिर आपके भी बच्चे होंगे। तो कहने का मतलब हम अपने जीवन को इस तरीके से पूरा करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। वहीं पर जो ये चीज नहीं कर सकते उन्हें हम निर्जीव कहेंगे। तो आपने बहुत सारे जीव देखे होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। यानी इतने छोटे जीव है, बिल्कुल कतई छोटे जिसे बोलेंगे, ऐसे बेटा जो हमें दिखेंगे ही नहीं। क्या हमें वायु दिखता है, नहीं दिखता ना। हमारे आसपास की हवाएं हमें नहीं दिखती ना। तो वो क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे हैं। हवा में धूल के कण हमें दिख जाते हैं क्योंकि वो कण बहुत बड़े हैं अपेक्षाकृत जब हम वायु के कण की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो चीज आकार में बहुत छोटी होगी बेटा, वो हम सीधे तौर पर तो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होगी। तो उसी यंत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो वही कह रहे हैं क्या कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। किन्हें कहते हैं बेटा, अगर आपसे पूछ ले कोई कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो ये बेटा सूक्ष्मजीव की परिभाषा हो गई। तो इतना आप लिख सकते हैं। आगे कह रहा है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतुओं में अगर आपकी ब्रेड या रोटी चपाती नम रह जाती है बेटा तो सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले कलर के धब्बे उग जाते हैं। और वो धब्बे क्या है बेटा, वो सूक्ष्म जीव हैं जो आपको बहुत सारे इकट्ठे होने के बाद दिखने शुरू होते हैं।
इन धब्बों को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे तो हमें ये साफ दिख जाएंगे कि किस तरीके से बाल जैसी संरचनाएं हैं उसमें। आवर्धक लेंस क्या होता है बेटा? एक ऐसा लेंस जो आकृति बढ़ाकर दिखाने में काम आती है, यानी कि वस्तु का आकार नहीं बढ़ता, बस उसका प्रतिबिंब बढ़ जाता है, यानी वो हमें दिखने में बड़ा लगता है, उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये संरचना क्या है? हाँ, बिल्कुल जानते हैं, यही है बेटा वो सूक्ष्म जीव। तो ये था इंट्रोडक्शन कि सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं। तो ऐसे जीव जिन जीवों को हम बिना किसी यंत्र की सहायता से ना देख सके, वो बहुत छोटे हों, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो कहता है कि पहले हम क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं एक बार। बगीचे अथवा बागान जो है बेटा, या फिर मैदान जो है, उनसे एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। आपके आसपास में बगीचे हैं बेटा, या बागान है, या फिर कोई गमला वमला है। अगर बागान और बगीचे नहीं है आसपास में तो गमला होगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी होगी एक बीकर में। ठीक है, बीकर में ले लो या ग्लास में, तथा इसमें जल डालिए। अब थोड़ा हम पानी डालेंगे। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? उसमें छोटे छोटे से आपको जीव दिखाई देंगे बेटा, जो आपको पानी में आमतौर पर नहीं दिखते हैं। और ये बल्कि अच्छा ही है, हमें सूक्ष्म जीव नहीं दिखते, ये अच्छा ही है, वरना हम तो बेटा खाना भी ना खा पाए। सही बात है कि नहीं है? मतलब जैसे मैं खाना खाने जाऊं, रे 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 रे, मेरे हाथ में तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव, फिर मैं हाथ धो के आऊंगा, रास्ते में बहुत सारी हवाएं हैं, वो टकराएंगी, मैं किसी कपड़े से पोंछूंगा अपने हाथ को, उसके जो सूक्ष्म जीव होंगे वो मेरे हाथों पर चिपक जाएंगे, फिर मैं खाने अरे रे 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 फिर से आ गया। तो इस तरीके से तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो हमें नहीं दिख रहे हैं ना, वो हमारे लिए फायदेमंद ही है, वरना हमारा जीवन जो है ना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो जाएगा। क्यों बताओ? मतलब मैं जो बात मतलब आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं जो आपको चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, वो आपको आ रहा है ना समझ में? कि अगर हमें वो सूक्ष्मजीव डायरेक्टली दिखने लग जाए बेटा, तो हम तो किसी चीज को छुआ ही ना। जैसे मान लो मैंने यहां से एक पेन निकाला, और रे सूक्ष्मजीव है इसमें तो बहुत सारा, अभी मेरे को दिख नहीं रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ भी ले लूं, मुंह में भी ले लूं, है ना। हम भी पेन बेटा लिखते लिखते मुंह में कई बार लेते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें खाते पीते रहते हैं। तो अगर सूक्ष्मजीव दिखने लग गए सीधे तौर पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद कहता है क्रियाकलाप एक तो हो गया। क्रियाकलाप है हमारे पास 2.2। क्या कह रहा है? एक तालाब आसपास में होगा ही बेटा, आपने देखा होगा रुका हुआ पानी होता है, तालाब बोलो या पोखर बोलो, उससे जल की कुछ बूंदें लें, कांच की स्लाइड पर डालें और सूक्ष्म जो दर्शी होता है बेटा उसकी सहायता से देखें। अब बार बार मैं बोल रहा हूं सूक्ष्मदर्शी क्या है ये? तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखो यहां पर भी आया था सूक्ष्मदर्शी, ये आया था ना, क्या था ये? मैंने बताया नहीं। यहां पर भी आया सूक्ष्मदर्शी, क्या था ये वो यंत्र है बेटा जिससे हम कोई भी छोटी चीज जो है वो देख पाते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। नाम से पता लग रहा है सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया? बहुत छोटे, और दर्शी मतलब क्या हो गया? दिखाने वाले, यानी बहुत छोटे जीवों को दिखाने वाले यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी ऐसे यंत्र को बेटा हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं जो यंत्र हमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देखने में मदद करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि बेटा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो उसके नाम को तोड़कर समझो। सूक्ष्म का मतलब हो गया बहुत छोटे, दर्शी मतलब क्या हो गया? दिखाने वाले। तो सूक्ष्मदर्शी क्या हो गया? बहुत छोटे जीवों को दिखाने वाले। तो ये वो यंत्र है जिससे हम बहुत छोटी चीजों को देख सकते हैं। तो इन प्रेक्षणों से हमें पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा ही नहीं जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक को बेटा इंग्लिश में फंगाई कहते हैं, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में चल भी रहा होगा, सर आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है? आवर्धक लेंस बेटा सिर्फ एक लेंस की सहायता से बना होता है, जिससे हम थोड़ी सी बड़ी चीजों को देख सकते हैं जो सीधे तौर पर हमें नहीं दिख रही है। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी होती है बेटा, उसके अंदर दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, जिससे हम चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। तो वही होता है हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो कहता है जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें दिखते ही नहीं है।
यही कारण है कि उन्हें सूक्ष्म जीव हम कहते हैं, यानी बहुत छोटे जीव हैं ये। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। हमेशा याद रखें बेटा, कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। सूक्ष्मदर्शी को 4 वर्गों में बांटा गया है। देखो लिखा हुआ है ना, यह वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं बेटा? यह वर्ग हैं कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल बेटा। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ जो सामान्य चित्र है वो हमें दिए भी गए हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कह रहा है क्या कि यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ये मुख्य 4 वर्ग हैं बेटा सूक्ष्म जीव के, जो बेटा जीवित होते हैं। जीव लिखा है यहाँ पर, है ना, सूक्ष्म जीव में ये जीव लिखा है, ये जीवित होते हैं। जीवाणु भी जीवित होते हैं, कवक भी जीवित होते हैं, प्रोटोजोआ भी जीवित होते हैं, शैवाल भी जीवित होते हैं। वहीं पर एक और सूक्ष्म जीव भी है बेटा, जिसे हम सूक्ष्म जीव नहीं बोल सकते। जीव का मतलब हो गया जीवित प्राणी, उसे हम सूक्ष्म जीव नहीं बोल सकते, पर वो बहुत छोटी इकाई है, वो सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, यानी कि उसे हम कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं बेटा? विषाणु। हिंदी में कहते हैं विषाणु, इंग्लिश में कहते हैं वायरस। आपने वायरस नाम तो सुना ही होगा, बहुत कॉमन सी बात है, जिसकी वजह से बेटा हमारी छुट्टियां भी रही थी, हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसे हमने कोरोना वायरस के नाम से जाना था। अभी इसका प्रभाव थोड़ा कम है, पर ऐसे ही जो वायरस है बेटा, हर 100 साल के बाद कहीं ना कहीं तबाही मचाने के लिए कुछ ना कुछ करके ऐसा दिखा देते हैं कि हम भी हैं। तो जो विषाणु होते हैं बेटा, वो जीवित नहीं होते, मरे हुए होते हैं, पर जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो जीवित हो उठते हैं। हमारे शरीर के पोषण से बेटा वो अपना प्रजनन करके अपनी वृद्धि और विकास कर लेते हैं, लेकिन खुद वो जीवित नहीं होते हैं। इसीलिए हम विषाणु को कभी भी सूक्ष्म जीवों में नहीं डालते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने बेटा? 4 वर्गों में। देखो लिखा है ना, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये जीवित हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं विषाणु की, ठीक है, जो कि सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब ऐसे शरीर के अंदर जाकर ही अपना पोषण प्राप्त करके ही अपना गुणन करते हैं बेटा। यानी कि अगर वो इस पेन के ऊपर कहीं पड़ा हुआ है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब वो मरा हुआ है। इसीलिए बेटा विषाणु कई सालों तक भी रह सकते हैं, क्योंकि वो मरा हुआ है, उसको जैसे ही पोषण मिलेगा वो वहां पर वृद्धि विकास करने लग जाएगा। यही वजह होती है बेटा कि अगर कोरोना का वायरस आपके हाथ पर लगा हुआ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके हाथ की सहायता से वो अंदर नहीं घुसेगा। हाँ, वो हाथ आपने मुंह में डाल लिया तो वो मुंह में चला जाएगा और फिर अंदर की कोशिकाओं के साथ वो जुड़ जाएगा। यही कह रहा है कि विषाणु भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही होते हैं, पर इन्हें हम जीव नहीं कहते हैं, सूक्ष्म बोल सकते हैं हम। और ये परपोषी में जाकर गुणन करते हैं, यानी वृद्धि विकास करते हैं। अर्थात जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु जो है जीवाणु में भी घुस जाते हैं, पौधे में घुस जाते हैं बेटा, जंतुओं में घुस जाते हैं और विकास कर लेते हैं। विषाणु का चित्र भी बेटा हमें दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ सामान्य से रोग है बेटा, जैसे जुकाम, उसके बाद इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी, ये विषाणु द्वारा होता है। आपने देखा होगा बेटा कि अभी कोरोना के जो केसेस आए थे उसमें हमें जुकाम हो रहा था, खांसी हो रही थी, हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो वायरस जाकर अटक जाता है और वृद्धि विकास करता है, जिससे बहुत सारे वायरस होते हैं और हमारे सांस लेने में हमें दिक्कतें आती हैं। अब कहीं ना कहीं ये बीमारी कोल्ड की बीमारी है, जुकाम की ही बीमारी है एक तरीके से कोरोना जो है। तो वही कह रहे हैं क्या कि कुछ सामान्य रोग हैं, ये सामान्य से रोग हैं जो कहीं ना कहीं विषाणु की वजह से होते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी, ये सब विषाणु से होते हैं। वही कह रहे हैं कि कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के रोग हैं, ये हर किसी को नहीं होते। देखो इन्फ्लुएंजा आमूमन हो जाता है, फ्लू बोलते हैं जिसे, जुकाम आमूमन हर किसी को होता है, यानी कि ऐसा धरती पर कोई भी जीवित इंसान नहीं जिसको कभी जुकाम ना हुआ हो, जिसको कभी खांसी ना हुई हो, होगा ही होगा, गारंटी है। और
मतलब हम मजबूर हैं, इस बीमारी से हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, ये बीमारी हमें होकर रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि इसी में अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना कुछ मतलब अव्वल दर्जे का ही हो गया, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी होती सभी को है। कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु के द्वारा ही होती हैं। उसके बाद कह रहा है क्या कि अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। बेटा ये जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हम बीमारियों के नाम ले रहे हैं ना, जैसे अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा हो रहा है, तो ये सब आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है। टाइफॉइड एवं टीबी, ये जो है बेटा जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो यहां पर आप लिखेंगे टाइफॉइड, यानी आपका जो नॉर्मली आपने देखा होगा आसपास में लोगों को हो ही जाता है। हो सकता है कि आपको भी कभी ना कभी हुआ हो या आपके परिवार में किसी न किसी को हुआ हो, तो आप इस चीज से फैमिलियर होंगे। तो टाइफाइड क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। टीबी बेटा लीवर में लग जाता है, लीवर कमजोर पड़ जाता है, इससे इंसान की मौत तक हो जाती है। हालांकि पहले काफी लोगों की मौत होती थी टीबी से, अब नहीं होती है क्योंकि इसकी अच्छी खासी दवाइयां जो हैं वो बन चुकी है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव के विषय में आप कक्षा 6ठी एवं 7वीं में पढ़ चुके हैं, यानी अभी फिलहाल हम 8वीं कक्षा में, ये तो हमें पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम जरा चित्र को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है बेटा आपके पास स्पाइरल जीवाणु, ये है बेटा छड़नुमा जीवाणु। ये इतने आसानी से नहीं दिखते हैं, ये जो आपको इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इतने बड़े बड़े आपको सूक्ष्मजीवों से सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देंगे। कहीं आप सोचो कि मैं सूक्ष्मदर्शी देखने जाऊं और मुझे ये सब ऐसे बड़े बड़े दिखाई देंगे ना, आपको ये दिखेगा बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो बहुत महंगा आता है, हर लैब में नहीं होता है ये। पर हाँ, सूक्ष्मदर्शी की मदद से आप देख जरूर पाओगे, इतना बड़ा ना सही पर देख पाओगे। उसके बाद है बेटा देखो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और स्पायरोगायरा, ये बेटा शैवाल के उदाहरण हैं। उसके बाद अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। उसके बाद बेटा राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसे, पेनिसिलियम, ये बेटा आपके पास आजकल एक बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी दवाई बनाने के काम में आती है, मतलब समझ जाओ, मतलब बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। फिर उसके बाद है बेटा एस्परजिलस, ये भी हमारा क्या है? कवक है, ये कवक है। तो नाम याद रहेंगे आपको, नाम मैं बता दे दोबारा एक बार। जीवाणु में आप याद रखेंगे स्पाइरल और छड़नुमा, ये दोनों जीवाणु है बेटा। उसके बाद बेटा शैवाल में आप याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। उसके बाद बेटा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपके पास आ जाता है अमीबा और पेरामीशियम। उसके बाद बेटा ये कवक है, कवक में आ जाता है राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। हो सकता है कि आपके टीचर इसमें से किसी का चित्र बनाने के लिए भी दे, खासकर आपको चित्र दिया जाता है अमीबा का बनाने के लिए, ठीक है, पैरामीशियम का बनाने के लिए। उसके बाद आपको दिया जाता है पेनिसिलिन का, जो पेनिसिलियम है इसका बनाने के लिए। ये 3 चित्र आपसे बनवाए जाते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विषाणु, मतलब अजीब से ही है, कुछ रोबोट टाइप की हैं ये, मतलब इनकी कोई संरचना ना कोई एग्जैक्ट नहीं होती है, मतलब आप समझ जाओ, ये कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि परग्रही हों, मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए हों, ऐसे नहीं लगता देखने में कुछ एलियन टाइप के। तो वही यहाँ पर समझने की बात है कि भैया ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने जाना कि बहुत छोटे होते हैं, इनको हम साधारण तौर पर नहीं देख सकते। हमने जाना कि इससे विभिन्न प्रकार की हमें बीमारियां होती हैं। हमने जाना कि टीवी हो गया, क्षय रोग हो गया, या फिर बेटा हमारे जो कॉमन कोल्ड हो गए। उसके बाद बेटा हमने जाना पोलियो के बारे में। ये सब बीमारियां जो है सूक्ष्म जीवों से ही होती हैं। फिर हमने सूक्ष्म जीवों के 4 भागों के बारे में भी जाना, जिसमें हमने अलग अलग नामों के बारे में चर्चा की। अब सवाल उठता है कि ये रहते कहाँ हैं? क्या इनका भी घर होता है? क्या इनकी भी कॉलोनी होती है? क्या इनके पास भी जैसे हमारे देश है वो देश होते हैं? तो ये सवाल उठता है। या फिर किसी जीव के शरीर में रहते हैं? बेटा सूक्ष्म जीव जो हैं वो जीवों के शरीर में भी रहते हैं। ये बेटा आपके तालाब के पानी में भी मिल जाएंगे। ये आपको जो ना वो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी, उसमें भी मिल जाएगा बेटा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी मिल जाएगा। यानी कि हम जनरली कहते हैं कि भगवान हर जगह है। भैया मुझे नहीं पता भगवान है हर जगह या नहीं है, पर इतना मुझे पता है सूक्ष्म जीव हर जगह है।
यानी कि सूक्ष्म जीव मतलब आप कह सकते हो ये कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ये ना रह सकते हो। हम एक बार के लिए ठंडे इलाके में नहीं रह सकते, बहुत गर्म इलाके में नहीं रह सकते, अम्ल के अंदर हम नहीं रह सकते, कोई दूसरा जीव भी ऐसा नहीं कर सकता, बट सूक्ष्म जीव हर जगह रह सकते हैं। तो ये हमारे लगभग समझ जाओ कि हमारे वातावरण में हर जगह पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे जीवाणु एक कोशिकीय बेटा, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, तथा ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कि कई शैवाल भी हैं और कवक भी हैं। तो आप याद रखें बेटा, कवक और कई प्रकार के शैवाल जो है वो बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। वहीं पर जो जीवाणु है बेटा और शैवाल, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, ये एक कोशिकीय जीव में आते हैं। हमने 4 नाम पढ़े ना, हमने पढ़ा बेटा जीवाणु के बारे में, हमने पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में, हमने पढ़ा शैवाल के बारे में, हमने पढ़ा कवक के बारे में। ये 4 नाम पढ़े हमने। तो चारों में से कह रहा है कि जो कवक है वो तो हमेशा ही बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वहीं पर शैवाल जो है वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। प्रोटोजोआ और जीवाणु हमेशा एक कोशिकीय ही होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी कि गर्म इलाकों में हर जगह पाए जाते हैं, हर स्रोत में, परिस्थिति में, हर जगह पर ये होते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जो जीव जंतु उनके शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा भी बेटा हमारा एक सूक्ष्म जीव है, जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहता, ये स्वतंत्र रहते हैं। जैसा ये एक जीव है अमीबा, वो अकेला रहता है, जबकि कवक एवं बेटा जीवाणु ये सब समूह में रहते हैं और दूसरे पर आश्रित होते हैं। कवक बेटा कभी भी ब्रेड के ऊपर उगता है, समझ रहे हो, ब्रेड के ऊपर उगता है तो उसको ब्रेड चाहिए, वो दूसरे जीवों पर आश्रित है, जो कोई उसे ब्रेड बना कर दे तब वो उस पर पैदा हो और वृद्धि विकास करे। जबकि अमीबा बेटा पानी में रहता है, एक कोश की जीव है, कॉलोनी में नहीं रहता है, अकेला भी रह सकता है वो। तो ये ध्यान रखना कि सूक्ष्म जीवों में अमीबा अकेला स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब कहता है सूक्ष्म जीव और हम और सूक्ष्म जीव यानी हमारे बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या जिस तरीके से हम जीवित रह पाते हैं, क्या उसमें सूक्ष्म जीवों का कोई योगदान है? क्या हमारी बीमारियों के पीछे सूक्ष्म जीव ही कारण है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारी बीमारी, हमारे आसपास में जितनी भी आप देख सकते हो जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, जैसे खुजली की बीमारी हो गई, पोलियो की बीमारी हो गई, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये सब बेटा सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। पर ये ना समझें कि सिर्फ सूक्ष्म जीव बीमारी ही फैलाते हैं, सूक्ष्म जीव बेटा हमें दवाइयां भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से वो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह, यानी कि हमारे मित्र भी और दुश्मन भी। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है बेटा उसको हम नकार नहीं सकते हैं। वही लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा अन्य हानिकारक। जीवों में रोग के कारक यही हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। आपने देखा होगा बेटा, कभी कभी आप खाना खाते हो, आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण। लेकिन बेटा सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद भी है। हमारे पेट के अंदर बेटा अच्छे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, हमारे दोस्त जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और खाना पचाने में मदद करते हैं। ऐसे बेटा आपने घास खाने वाले जीवों के बारे में भी सुना होगा, जैसे गाय, बकरी, भेड़ और जो आपके आसपास में और भी जीव हैं, जैसे कि याक और बहुत सारे हैं। तो उनमें सभी के सभी जो जीव होते हैं बेटा, ये सभी घास खाते हैं। और जो ये घास खाते हैं तो घास बेटा हम नहीं पचा सकते, ये लोग पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में विशेष प्रकार के बेटा जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं, और वही जीवाणु इनके शरीर में घास पचाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो अच्छे हैं, गुड बैक्टीरिया। तो वही कह रहा है क्या कि हमारे शरीर के अंदर बेटा ये फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी। चलिए हम मित्रता की बात करते हैं कि ये हमारे लिए मित्र हैं। तो कैसे, यानी सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारे मित्र हैं? तो कहते हैं क्या कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में जो उपयोग होते हैं उनमें लाए जाते हैं। इनका उपयोग बेटा दही बनाने, ब्रेड बनाने, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है।
आप बहुत राजा महाराजा के टाइम की बेटा मूवी देखो या कोई सीरियल आता है तो वो देखो, आप उसमें वो मदिरा पीते हुए उनको देखते होंगे। मदिरा, मदिरा मतलब जिसे आजकल दारू बोलते हैं ना, अल्कोहल बोलते हैं, वो मदिरा होते था उस समय में। तो वो लोग मदिरा पीते हैं। अब सवाल उठता है कि मदिरा कहाँ से बना लेते हैं। अब सोचने वाली बात है भाई, मदिरा कहाँ से बना लेते हैं वो। तो मदिरा बनाने के लिए पहले से ही, बहुत समय पहले से ही बेटा किसका प्रयोग किया जा रहा है, बताओ, सूक्ष्म जीवों का। तो यानी कि अगर सूक्ष्म जीव ना हो बेटा तो अल्कोहल तो बन ही ना पाए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी हमारे लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा कोई भी जीव मर जाता है, जैसे गाय भैंस जो है, आवारा गाय भैंस जिसको कोई पालता नहीं है, वो मर गई और जंगलों में, झाड़ियों में, कहीं पर भी, रोड पर, सड़कों पर, कहीं पर भी मर गई। कुछ दिनों बाद आप देखोगे उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू सी आती है, बहुत ही बेकार, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद धीरे 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 वो अपघटित हो जाता है, वो जीव वहां से गायब हो जाता है, उसके शरीर के अंदर की सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है बेटा वो हड्डियों को नहीं पचा पा रहे हैं, हड्डियों को नहीं खा पा रहे हैं, जबकि उसके शरीर के अंदर जो बाकी की त्वचा है बेटा, बाकी का जो शरीर के अंदर आप कह सकते हैं मांसपेशियां हैं, उनको पचा लेते हैं। और जिससे फायदा क्या होता है, वातावरण बेटा हमारा साफ हो जाता है। वहीं पर अगर वो जीव बेटा सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित ना हो या उनको ना खाया जाए तो क्या होगा, तो हमारे वातावरण में वो जीव पूरा का पूरा ना फैला रहेगा, गंद मचा रहेगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए ऐसा होता है। आपने खाद बनाने के बारे में पढ़ा था पाठ 1 में। हमने जाना था कि पेड़ पौधों को जब हम लगाते हैं, यानी फसलों को लगाते हैं, तो उसके वृद्धि विकास के लिए हमें खाद और उर्वरक डालना पड़ता है। तो जो खाद आप डालते हो बेटा वो कैसे बनता है, सूक्ष्म जीवों की मदद से। वही कह रहा है, उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ जैसे सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष या फिर विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। उनको सड़ाने का, गलाने का काम जीवाणुओं का ही होता है। तथा हानि रहित पदार्थ भी वो बनाते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने के लिए भी कृषि में मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जाना था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या था, तो हमने कहा था ना कि जो फलीदार सब्जियां होती हैं, फलीदार सब्जियां क्या होती हैं, जैसे कि दालें वगैरह होती है बेटा, दलहनी फसल जिसे हम कहते हैं। तो जो फलीदार सब्जियां होती हैं उन सब्जियों की जड़ों में ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, और जो वातावरण के नाइट्रोजन को सोख लेते हैं और नाइट्रोजन वाले पदार्थ बनाकर पेड़ पौधों को दे देते हैं। जिससे होता क्या है, पेड़ पौधे बेटा अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भैया वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी काम आ रहे हैं, वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जीवाणु का उपयोग जो है वो पदार्थों के अपघटन में, सब्जियों के छिलके या जंतुओं के अवशेष आदि के अपघटन में भी किया जाता है। इनसे बेटा औषधि बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या खाने की चीजें भी, हाँ बिल्कुल, जैसे दही बनाओ, ब्रेड बनाओ, ये बेटा किससे बनते हैं, सूक्ष्म जीवों से। अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो ना हम बना पाए दही, ना बना पाए ब्रेड। दही आपको पता ही होगा लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु से बनता है। वो जीवाणु बेटा हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जो लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। दही हमारे शरीर के लिए अच्छा माना गया है। अगर आपकी बेटा पाचन क्रिया सही नहीं रहती है, आप अगर दूध नहीं पचा पा रहे हो, या कुछ भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप कह सकते हो आपका इनडाइजेशन हो रहा है, मतलब आप खाना खाते हो और बस पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, या फिर खाना खाते हो और आपको परेशानी होने लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन बेटा आप दही का प्रयोग करें, बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत ही जल्दी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दही और ब्रेड इत्यादि बनाने में भी इसका काम होता है। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं, क्या सच में पढ़ा था हमने, पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाकू हैं हम थोड़े से कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। और ये बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया है, बता दूं मैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ से उत्पाद बनता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है, और वो उत्पाद दोबारा अभिकारक के रूप में नहीं परिवर्तित होता है। यानी कि जब आप दूध से दही बना लेते हो बेटा, तो दही से आप दूध दोबारा नहीं बना सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो भैया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो वही कह रहे क्या कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा। आपके घर में भी बेटा दही जमाया ही जाता होगा, या फिर बाहर से लाकर भी खाते होंगे। तो कभी अगर आपने घर का दही खाया हो तो आपने नोटिस किया होगा उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है, ऑब्वियस सी बात है।
घर की जो मतलब आप कह सकते हो ना, मतलब जो शुद्धता है उसकी बात ही अलग होती है घर की। खैर मुझे आपको खिलाना नहीं है, मुझे सिर्फ ये चीज़ बात करनी है यहाँ पर कि अगर आपने घर की दही खाई है बेटा, तो अपने मम्मी पापा या फिर जिसने भी दही जमाया था, जो भी दही के बारे में जानता है आपके घर में, उनसे पूछिए कि दही कैसे जमाते हैं। किसी की बातों को सुनकर मत सीखिए, आप अपने प्रत्यक्ष रूप से देखिए। दही जमाने की प्रक्रिया के बारे में पूछिए मम्मी से, और दही जमाने की प्रक्रिया को देखिए कि मम्मी मुझे आज ना दही जमाना सिखाओ। तो मम्मी क्या करेंगी, दूध लेंगी, उसको पहले पूरा उबाल लेंगी, फिर उसको ठंडा होने देंगी, और जब इतना ठंडा हो जाए कि उसके अंदर उंगली डाली जा सके, मतलब थोड़ा गर्म भी हो थोड़ा ठंडा भी हो, यानी कुल मिलाकर बात है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा बेटा तो आप जो लैक्टोबैसिलस डालेंगे, यानी थोड़ा सा दही उसमें डालेंगे, वो मर जाएंगे जीवाणु और दही नहीं बन पाएगा, दूध फट जाएगा। ज़्यादा ठंडा होगा तो दही को जमने में बेटा आपका टाइम लगेगा। इसीलिए दही जमाने के लिए दूध का गुनगुना होना जरूरी है, जैसे कि ऐसा दूध होना चाहिए जो मतलब, दही का गुनगुना बोला कि मैंने, दूध का गुनगुना, अगर मैंने दही बोल दिया तो दूध का गुनगुना होना जरूरी है, जिससे कि अगर आप उसमें दही डालेंगे बेटा तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम की जीवाणु है सही से वृद्धि और विकास कर सके, अपनी प्रगति कर सके, ज्यादा से ज्यादा जीवाणु पनप सके। जितने ज्यादा जीवाणु पनपेंगे दही उतनी तेजी से जमेगा, जिससे दही जम जाता है। और आश्चर्य होता है, भैया हुआ कैसे? अरे बस सिंपल सी चीज है, दूध था, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु डाले हमने, उन्होंने अपनी वृद्धि विकास करनी शुरू की और दही के गुण को उजागर किया, यानी दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो बनाया। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं बेटा, जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अगर बेटा याद रहे नाम तो बहुत अच्छी बात है, नाम याद ना रहे तो इसे 2-3 बार लिख लिख कर याद जरूर कर ले स्पेलिंग के साथ। लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। वह दूध में जनन कर, यानी जन्म मतलब अपने जैसे और संतति पैदा करके दही में परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। हम दही के प्रयोग से इसके अंदर जो है नई नई चीजें बना पाते हैं, तो दही हमें बनाना आना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जीवाणु एवं यीस्ट केवल आटे में किण्वन की सहायक होते हैं, इसीलिए इसको हम इडली या डोसे में प्रयोग में लाते हैं। अब कहता है चलो ठीक है, थोड़ा सा हम एक क्रियाकलाप करते हैं किण्वन विधि के बारे में, ठीक है? बहुत ही सरल सा है। एक बर्तन लीजिए, उसमें आधा किलोग्राम आटा लीजिए। भैया इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ले लो, यानी कि आप छोटी सी कटोरी में आटा ले लो, अथवा मैदा भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर गर्म जल मिलाइए, यानी जिससे कि चीनी मिल जाए पूरी तरीके से। इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। ईस्ट पाउडर बेटा आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप वो डाल दीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, उसकी जो शक्ल होगी ना वो बदल जाएगी, मतलब आटे की जो आटे का डो होगा बेटा वो थोड़ा गुदगुदा हो जाएगा। देखो ईस्ट पाउडर डालने के बाद आपने आटा गूंदा, या सूजी अगर है, मैदा है बेटा तो उसमें डाल दिया। उसके बाद बेटा इसके अंदर खमीर बननी शुरू हुई और ये बस उठने लग गया, यानी कि फुलफुला सा हो जाएगा। यही वजह है बेटा कि केक इत्यादि आपके इतने स्पंजी होते हैं, गुदगुदे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन केक में भी मतलब सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। जब सूक्ष्म जीव बेटा पनपते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलना चाहती है, पर क्योंकि आटे के अंदर से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती है तो आटा फूल जाता है। यही वजह है बेटा कि जो ब्रेड होते हैं उसमें छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी होती है। ब्रेड आटे से या मैदे से बनाया जाता है बेटा। मैदे के अंदर सूक्ष्मजीव को मिलाकर उसको गूंद लिया जाता है और उसको फिर बेटा पकाया जाता है। जब पकाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जो बाहर निकलना चाहती है पर छोटे छोटे छेदों में फंसकर रह जाती है। जब पक जाता है वो, उसको ठंडा करके उसको काटा जाता है, स्लाइसेस बनाए जाते हैं, तो वो जो छोटे छोटे छेद अंदर में बने थे वही छेद आपको गड्ढों के रूप में ब्रेड पर दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि ईस्ट तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, यानी कि उनके बीच में फंस जाता है और खमीर जो है बेटा फूल जाता है। यह बेकिंग उद्योग में, यानी कि जो हमारे ब्रेड बनाने में या केक बनाने में
इन सब में इसका मतलब उपयोग किया जाता है, ये आधार है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक इत्यादि बनाने में। अब हम बात करते हैं इसका वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग मतलब कि हम इसको, ये तो घरेलू उद्योग के आधार पर था या घरेलू उपयोग के आधार पर था। अगर हम इसको वाणिज्य के आधार पर कहें तो भैया हम अब व्यापारिक तौर पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि व्यापारिक तौर पर इसका क्या उपयोग है। क्या सूक्ष्मजीव हमारे व्यापार में हमारी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग कह रहा है कि जो आसपास में आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीजें मार्केट में बिक रही होती हैं। आपने देखा होगा कि भैया गेहूं से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जौ से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यापारिक तौर पर बनाई जाती हैं। और किसकी मदद से बेटा? किसकी मदद से? सूक्ष्मजीवों की मदद से। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी कि हमारे जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं बेटा, उसमें बहुत सारी मात्रा में शर्करा पाई जाती है। शर्करा यानी कि शुगर पाया जाता है। उस शुगर को बेटा अल्कोहल में यानी कि शराब में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारी कौन मदद करता है? हमारी मदद करता है कौन? सूक्ष्मजीव मदद करते हैं। तो सूक्ष्मजीव अल्कोहल बनाने में यानी कि जो हम कहते हैं ना दारू, उसको बनाने में भी मदद करता है। चलिए क्रियाकलाप से इसे भी समझ लेते हैं। क्रियाकलाप 2.4 500 ml का एक बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। यानी कि 500 ml का एक जग ले लीजिए, उसमें 3/4 आपको पानी भर लेना है, मतलब कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक छोड़कर। उसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। और वो छोड़ने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि चीनी आप घोलोगे तो हिलाते वक्त पानी गिर सकता है। उसके बाद बेटा इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर रख दीजिए, यानी थोड़े से गर्म स्थान पर। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में रखोगे तो बेटा किण्वन विधि नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर आपने फ्रिज में रखा तो ये प्रक्रिया बेटा नहीं हो पाएगी। अब विलयन को सूंघ कर देखिए, विलयन को सूंघिए। क्या यह गंध अल्कोहल की है? क्या आपको दारू जैसी बदबू आने लगती है? जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। यानी चीनी से यानी शर्करा से बेटा अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किण्वन विधि कहते हैं। और ये जो किण्वन विधि होती है बेटा, इसमें कौन मदद करता है? सूक्ष्मजीव मदद करते हैं। तो वही कह रहा है, यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं एक बार। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन बेटा इंग्लिश का वर्ड है, किण्वन हिंदी का। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये किण्वन की परिभाषा है। किण्वन के बारे में सबसे पहले किसने बताया हमें? तो हमें बताया था बेटा लुई पाश्चर ने। किण्वन की खोज 1857 में की थी। जो लुई पाश्चर थे बेटा, इनका नाम याद रखना कि आपसे पूछा जाता है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने किण्वन की विधि के बारे में बताया? तो आप बताएंगे लुई पाश्चर। लुई पाश्चर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किण्वन की विधि के बारे में हमें बताया। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमने खाना बनाना भी सीख लिया है ना। हमने जो है औद्योगिक तौर पर जो ब्रेड वगैरह बनते हैं उसके लिए जो कह सकते हो, या अल्कोहल के लिए कह सकते हो, जो प्रक्रिया होती है उसमें सूक्ष्मजीवों का उपयोग भी देखा। क्या इससे दवाइयां भी बनती हैं? सच में क्या ये बीमारी देते हैं और साथ में दवाइयां भी? यस बच्चों, ये कई बीमारियों से हमें बचाने में मदद करती हैं, दवाई बनाते हैं हम इनसे। अब कैसे वो जानते हैं। सूक्ष्मजीवों के औषधिक उपयोग, यानी कि हम अब औषधि के बारे में बात करेंगे। औषधि क्या होता है बेटा? दवाइयां। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं, जिसे बेटा इंग्लिश में आप एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक यानी जिसमें बेटा वायरस नहीं, बैक्टीरिया को मारकर दवाइयां बनाई जाती हैं। बैक्टीरिया को मारकर बेटा, सीधे तौर पर हमारे शरीर में नहीं डालते हैं,
बैक्टीरिया को मारा जाता है। तो बैक्टीरिया को मारकर हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। इससे होता क्या है, हमारा शरीर बेटा उस बीमारी की जो दवाई है, यानी जिससे वो बीमारी हो रही है बेटा, उस दवाई के अंदर के गुण को अवशोषित करके बैक्टीरिया से लड़ना सीख जाता है। इसी में हम फिर आगे जाके बेटा वैक्सीन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। इन औषधियों को या इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से बेटा हम क्या बना रहे हैं, दवाइयां। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी ऐसी औषधि, ऐसी दवाइयां जो बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर दें अथवा उनके वृद्धि और विकास को रोक दें, उन्हें हम बेटा प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये बेटा एंटीबायोटिक की परिभाषा है, याद रखेंगे आप। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियां बनाई जा रही है, उत्पादन हो रहा है। जैसे कि कुछ नाम है बेटा यहाँ पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ नाम है बेटा जो प्रतिजैविक के हैं। आप नोटिस कर रहे हो सभी के पीछे जो है ना सीन लग रहा है, ठीक है। टेट्रामाइक्लिन है, सीन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो ये सब हमारी दवाइयां हैं जो क्या है बेटा, एंटीबायोटिक। तो याद रखेंगे, बीमारी पैदा करने, देखो यहां से आप लिख लेना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने तथा उनकी वृद्धि को रोक देने वाली औषधि को हम प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, और भी लिख सकते हो नाम आप। तो ये हमारी बेटा क्या है, दवाइयां, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इन दवाइयों को बेटा कवक से या फिर जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। ना तो इन्हें बेटा विषाणु से बनाया जाता है, ना ही इन्हें प्रोटोजोआ या शैवाल से। इन्हें बनाया जाता है किससे बेटा, कवक और जीवाणु की मदद से। ये ध्यान रखेंगे। कोई अगर आपसे पूछ ले कि एंटीबायोटिक दवाई बनाने के लिए किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे कवक और जीवाणु का। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। यानी आप ऐसा ना समझे कि ये दवाइयां सिर्फ विशेष प्रकार की बीमारियों में काम आती हैं, ये बेटा अन्य बीमारियों में भी काम आती हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। यानी वो मतलब एक ऐसी दवाई के पीछे पड़े हुए थे जो हमें रोगों से बचाए। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद बीजाणु या जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यानी जो फफूंद होंगे बेटा ये जीवाणु को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई और बेटा ये दवाई बन गई। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब फफूंद ने मारा जीवाणु को। हमारे दिमाग में अगर यार ये तो जीवाणु को मार देता है, तो अब क्या करें, हमारे शरीर में फफूंद डाल दो, हमारे शरीर में फफूंद डाल दो। लेकिन डालो ऐसे बेटा कहीं पता लगे फफूंद ही जाकर हमें बीमार करने लग जाए। तो फफूंद की एक नियमित मात्रा डालनी होती है। फफूंद बेटा इनएक्टिव होता है, यानी कि काम करने लायक नहीं होता, बस वो पहुंचा और जीवाणु मरने शुरू। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि ये जो दवाइयां होती, जिसे आप प्रतिजैविक कह रहे हैं बेटा या फिर एंटीबायोटिक, ये जीवाणुओं से भी बनते हैं, ये फफूंद से भी बनते हैं, यानी कि कवक से। कवक यानी फफूंद। तो उन्होंने देखा, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन आता है बेटा तो आप लिख सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। यानी कि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार प्रतिजैविक के बारे में बताया। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। यानी कि पशुओं को भी बेटा इनसे बीमारियां होती हैं। किनसे बेटा, जो हमारे ये सूक्ष्मजीव होते हैं, इनसे सिर्फ हम ही बीमार नहीं पड़ते, इनसे बेटा पशु भी बीमार पड़ते हैं। तो पशुओं के अंदर की बीमारियों को रोकने के लिए भी उनके आहार में इस प्रकार की दवाइयां मिलाई जाती हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है।
अब कह रहा है कि सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियां ही नहीं रुकती इससे, इससे बेटा जानवरों की भी बीमारियां रुकती है और पेड़ पौधों की भी। तो वही कह रहा है क्या हमें इसका जो है वो नियमित प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब जरूरत हो तभी करें, पूरा कोर्स करें बेटा, बीच में ना छोड़ें, और ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रयोग 20 दिन तक कर सकते हैं, और 20 दिन से ज्यादा किसी भी बेटा प्रतिजैवी का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आपने प्रयोग में लिया उसे, तो आपका शरीर बेटा उसके हिसाब से काम करना बंद कर देगा। आपके शरीर में बेटा भविष्य में उस प्रतिजैवी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जिस बीमारी को रोकने के लिए उसी प्रतिजैवी का प्रयोग किया जाना चाहिए जो आपके शरीर में काम में नहीं आ रहा, तो फिर मौत तक भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि प्रतिजैविक का प्रयोग अपनी तरफ से ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श लें, और अधिकतम जो इसकी सीमा है वो 20 दिन है। वैसे आपको 3 से 10 दिन का कोर्स करवाया जाता है। कई दवाइयां, कई प्रतिजैवी 3 दिन के लिए दी जाती है, कई 7 दिन के लिए दी जाती है, कई 10 दिन के लिए। बहुत रेयर ऐसे केस हैं जिसमें 20 दिन का प्रयोग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात है कि अपनी तरफ से डॉक्टर ना बने। वैसे भी हम बेटा भारत में रहते हैं, और भारत की खास बात यह है कि भारत में हर कोई डॉक्टर है, हर कोई जो है सलाहकार है, हर कोई दूसरे को परामर्श देता है। तो इसीलिए इस तरह से अपने आप को खतरे में ना डालें, ना दूसरे को। क्लियर हो गया? ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैवी दवाइयों को लेना चाहिए अथवा दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैवी उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैवी की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। यानी कि भविष्य में अगर दोबारा उसका प्रयोग करने की जरूरत पड़ी तो आपके शरीर में वो काम ही नहीं करेगा, या उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैवी शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है, और जो बेटा दोबारा नहीं पनप पाते हैं, जिससे हमें बेटा दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैवी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। कई लोग सोचते हैं अरे भैया मुझे जो कोरोना हो गया। अब कोरोना में बेटा प्रतिजैवी उतने प्रभावी नहीं होते। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने जब कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी थी तो प्रतिजैवी भी दी, लेकिन उन्होंने पाया कि प्रतिजैवी से ऐसा कोई असर नहीं पड़ रहा था। हाँ, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां तुक्के से ऐसी बन गई थी जिनसे काफी हद तक सुधार हुआ, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो दवाइयां बाद में उस इंसान को नुकसान देगी या नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको जुकाम है, खांसी है, फ्लू है बेटा, तो आप प्रतिजैवी का प्रयोग ना करें, एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। एंटीबायोटिक का प्रयोग तभी किया जाता है जब या तो आपको किसी जीवाणु से बीमारी हुई है या किसी कवक से। चलिए अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है बेटा, तो डॉक्टर ना बचपन से उसको सुई पे सुई लगाते हैं, मतलब सुई पे सुई लगाए जाते हैं। पहले 1.5 महीने पे, पहले तो पैदा होते ही लग जाता है, फिर उसके बाद लगता है 1 महीने पे, 1.5 महीने पे, फिर 2 महीने पे, फिर उसके बाद 5 महीने पे, फिर 1.5 साल पे, फिर 2.5 साल पे, फिर 5 साल पे। ऐसे उसे इंजेक्शन लगते रहते हैं, उन्हें वैक्सीन लगती रहती है, टीका लगता रहता है। चलो ये सब बातें शायद आपको ना पता हो तो अपनी मम्मी से आप पूछें। वैसे आपको कोरोना के बारे में तो पता ही है। कोरोना के बेटा आपको भी वैक्सीन लग चुके होंगे, उम्मीद करता हूं, और अगर लग चुके हैं तो आप जानते ही होंगे कि वैक्सीन क्या होता है। छोटी सी मात्रा में, यानी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बेटा दवाई डाली जाती है, जिससे हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? सवाल तो उठता ही है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको सुई पे सुई लगा देते हैं। आजकल ऐड भी आती है, आपने देखा होगा, 6 टीकों का असर 1 इंजेक्शन में। ऐसा एक ऐड आता है किसी कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसा ऐड आता है। तो बेटा वो 6 टीके एक ही सुई में जो लगाई जा रही है, तो आखिर वो टीकों की जरूरत क्या है? यहां पर सवाल उठ रहा है ना कि भैया टीकों की आवश्यकता क्यों है? जब बच्चा पैदा होता है बेटा तो उसको कोई बीमारी नहीं होती है। हो सकता है कि कोई बीमारी हो भी, लेकिन वैसे बीमारी नहीं होती है। तो उसको भविष्य में कोई दूसरी बीमारी ना हो, उससे बचाने के लिए उसको टीका लगाया जाता है या वैक्सीन दी जाती है। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। जब रोग कारक, यानी जिसकी वजह से रोग होता है बेटा, रोग कारक का मतलब क्या हो गया? रोग करने वाला कारक।
जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यही वजह है बेटा कि कोरोना तो बहुत सारे लोगों को हुआ पर मौत सबकी तो नहीं हुई ना। कोरोना बहुत सारे लोगों को हुआ पर मौत सबकी नहीं हुई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कईयों के शरीर ने प्रतिरक्षी अच्छा बना लिया और उन्होंने कोरोना से लड़ने की ताकत बना ली शरीर में, जिससे कि वो इंसान मरा नहीं, बच गया। पर कई ऐसे थे जिनको कोरोना हुआ और आज कोरोना हुआ और कल शाम को उनकी मौत हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके शरीर ने वो प्रतिरक्षी नहीं बनाया। उनका शरीर जो था बेटा वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वही कह रहा है क्या कि शरीर जो है हमारा बीमारियों से लड़ने के लिए खुद ही दवाइयां बनाता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार से लड़ना है। यानी अगर किसी को बेटा कोरोना हो गया, उसने कोरोना से फाइट कर लिया, बच गया, कोरोना वॉरियर बन गया और वो जिंदा रह गया, तो भविष्य में उसे दोबारा अगर कोरोना होता है तो उसके मरने की चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका शरीर उस कोरोना के वायरस को पहचान चुका है। उसके लिए वो प्रतिरक्षी जल्दी बना लेगा और भविष्य में वो बीमार होगा भी तो मरेगा नहीं। लेकिन इसके भी चांसेस कम है। अगर शरीर बेटा कमजोर है, उसे कोई और बीमारी है पहले से, और उस केस में उसको परेशानी हो सकती है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए या शरीर में डाल दिया जाए तो उसकी कोशिका उसी के अनुसार लड़ने लगती है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यानी कि वैक्सीन आखिर लगाया कैसे जाता है? वैक्सीन होता क्या है? आपको पता है, जो कोरोना बीमारी आई ना उसके बाद ही वैक्सीन बना। वैक्सीन पहले नहीं बन गया था ना, समझ रहे हो? उसके बाद भी इतना ही नहीं, कोरोना बीमारी आने के 1 साल 1.5 साल बाद वैक्सीन तैयार हुआ और 2 साल बाद हमें लगने लगा था, यानी हमें लगाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि बेटा वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस से ही बनाया जा रहा था। इसीलिए आपने स्टार्टिंग में सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। क्यों? उनको डर था कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए, क्योंकि पहली मेडिसिन बनी, लोगों ने ट्राई किया अपने ऊपर। कईयों की अफवाहें भी आपने सुनी होंगी कि वैक्सीन लगाने से वहां पर इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, मत लगवाना, ये वो दुनिया भर के न्यूज आए थे। पर सच में क्या ऐसा था? देखो, जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती है जब वैक्सीन बनाती है बेटा, तो उसमें क्या करती है, जितने भी वायरस वो लेती हैं, पहले कंपनी में वायरस बनाया जाता है, तभी तो दवाइयां इतनी महंगी होती है, क्योंकि पहले उसका उत्पादन किया जाता है भाई। पहले कोरोना वायरस बनाया जाता है कंपनियों में, बनाने के बाद उसको मारा जाता है। उसको मारने के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वैक्सीन के तौर पर हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। अगर हम उसको मारेंगे नहीं तो फिर वो हमारे शरीर में जाकर अपना घर बना लेगा और बेटा हमसे बहुत सारे गलत काम करवाएगा। मतलब हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, मतलब लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन जब लगाया जाता है तो जो जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, मरे हुए होते हैं। बस उनके शरीर में, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर में इसलिए डाला जाता है जिससे कि उस व्यक्ति का शरीर जो है उसे पहचान ले, ये तो कोरोना का वायरस है, और भविष्य में कोरोना वायरस जैसे शरीर में घुसे तू मार दे गोलियों से। सिंपल सी बात मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे गुड़गांव के अंदर या दिल्ली के अंदर कोई घुसपैठिया आ गया जो किसी और देश का है। देश का नाम नहीं लूंगा मैं, पर आप जानते हो हमारे सबसे ज्यादा अनबन किस देश से होता है। अगर आप जानते हो बेटा तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हम कौन कौन से देशों से लड़ते हैं ज्यादा। तो किसी 2 देशों के नाम आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर मान लीजिए उन देशों के लोग हमारे देश में आ जाते हैं, घुसपैठिया कर जाते हैं, और हमें बेटा उन देशों के लोगों की पहचान नहीं पता, हम नहीं जानते कि उन देश के लोग दिखते कैसे हैं, कैसा पहनावा होता है, कैसी बोली होती है, हम नहीं जानते हैं, तो वो हमारे शहर में भी घुसेंगे, हमारे घर में भी घुसेंगे और बेटा हमें बर्बाद कर देंगे, है ना, बम फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, चीजें लूटपाट कर लेंगे। लेकिन अगर हम उनको पहचानते हैं, तो जैसे मैं गली से बाहर गया और मैंने देखा, अरे यार ये तो मैंने जाना था, ये तो उस देश का व्यक्ति है, ऐसे देखने में होते हैं, सबको बता दूंगा, मैं सबको आपस में फैला दूंगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा व्यक्ति अपनी गली में घूम रहा है, उसको पकड़ लेना, धर दबोचना। बस सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे और दम देनी पकड़ लेंगे उसको। यही सेम काम वैक्सीन करती है बेटा। वैक्सीन मरे हुए, वैक्सीन के अंदर होता है मरे हुए जीवाणु, उनको जीवाणु विषाणु कुछ भी हो सकता है बेटा वो वैक्सीन में,
उनको हमारे शरीर में डाला जाता है। जैसे हमारे शरीर में डाला गया तो हमारे शरीर में वो मरी हुई अवस्था में हमें बुखार भी लगता है, क्योंकि हमारा शरीर प्रतिरक्षी बना रहा होता है। हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। हालांकि वो हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो पहले से मरा हुआ जीवाणु या विषाणु है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर ये मानकर चलता है कि भैया ये बाहर की कोई चीज़ है, हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो लड़ने लगता है उससे। उसको पहचान जाता है लड़ते लड़ते, धीरे धीरे पहचान जाता है। और भविष्य में अगर कोई ऐसा जीव जिंदा अवस्था में भी हमारे शरीर में आता है तो एक शरीर में घुसते ही हमारा प्रतिरक्षी बनता है और मस्त मार देता है उसको। तो इसीलिए उसका प्रजनन नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, और जीवाणु हमारे शरीर में घुसते भी हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अचानक आप सुबह ठीक थे, शाम को आपको बुखार हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कोई जीवाणु विषाणु घुस गया, जिसकी वजह से आप बीमार पड़े। पर यह अच्छी बात थी कि आपके शरीर ने प्रतिरक्षी बना लिया, और उस प्रतिरक्षी की वजह से आपका जीवाणु मर गया, और इसीलिए आपको थोड़ा बुखार भी हुआ, क्योंकि आपके प्रतिरक्षी लड़ रहे हैं उससे। और लड़ते वक्त गर्मी तो पैदा होती है ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो वही कह रहा है, तो यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, पहचान जाते हैं, एक तरीके के कोड होते हैं बेटा, वो जान जाते हैं, और रोग कारक सूक्ष्म जीवों को सदा के लिए याद रख लेते हैं। इससे वो हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। टीका यानी वैक्सीन का कार्य करते हैं। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के लिए बेटा वैक्सीन है। अब इसमें आप कोरोना भी डाल सकते हैं। जैसे हैजा, क्षय मतलब हो गया बेटा टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस ABC जो आती है इसमें बीमारियों में भी, उसमें, और साथ में कोरोना में बेटा इसके वैक्सीन होते हैं जिनसे रोगों को रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। 1798 में, 1798 में किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसकी खोज की बेटा? टीके की। और टीके की खोज से बेटा क्रांतिकारी बदलाव आया। आपके बचपन में आपको भी अनेकों प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए टीके लगाए गए होंगे। मम्मी पापा से पूछिए, क्या आप इन रोगों की सूची बना सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद लीजिए। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सामान्य रोग होते हैं। जैसे पोलियो बेटा, तो पोलियो का कोई वैक्सीन नहीं है ना? है, पर उसको बेटा इंजेक्शन से नहीं दिया जाता है। पोलियो का वैक्सीन है, पर उसको इंजेक्शन से नहीं देते हैं, बूंद से देते हैं, मुंह से, है ना? इंजेक्शन में भर के तो नहीं लगाते हम, तो बेटा वो मुंह से देते हैं, लेकिन वो है तो वैक्सीन ही ना। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं, जो फ्री में भी लगते हैं बेटा, और प्राइवेट में लगवाओ तो पैसे भी लगते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अपने टेलीविजन समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन भी आपने देखे होंगे, और इससे बहुत कुछ आपने सीखा होगा कि पोलियो ड्रॉप पिलाओ, जिंदगी बचाओ, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे नारे भी सुने होंगे। चलिए आगे लिखा है, चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों भाग में चेचक उन्मूलन हो गया है। बहुत सारे लोग जो है समझ चुके हैं, और जो चेचक है वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। पहले चेचक की बीमारी बहुत ज्यादा होती थी बेटा, लाखों में लोग मरे हैं चेचक से, प्लेग से, ऐसी बीमारियों से। कोरोना से तो कुछ मौतें नहीं हुई है। पहले की अगर आप हिस्ट्री के बारे में जाने ना, तो इससे कई गुना ज्यादा मौतें पहले हो चुकी है बेटा। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन करके बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य अनेक प्रकार के जंतुओं को और अपने आप को बेटा और विभिन्न प्रकार के रोगों से खुद को बचा सकता है। अब कहता है क्या ये जो सूक्ष्म जीव है ये मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। हमने बेटा पहले पाठ में पढ़ा था किसके बारे में? खाद के बारे में। खाद हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो वो कैसे बनते हैं बेटा? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए कैसे बनाए जाते हैं? किसकी मदद से? सूक्ष्म जीवों की मदद से। कुछ जीवाणु एवं हरे या नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसके बारे में बेटा हमने पहले भी पढ़ा था। राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में भी हमने जाना था। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उनकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि ये जीवों की मदद से किया गया है। अब देखिए चित्र दिया गया, ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक यानी साइनोबैक्टीरिया, एक नीले और हरे शैवाल। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कुछ हरा सा दिख रहा है आपको, ये हरे शैवाल है बेटा, ये नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं।
उसके बाद बेटा ये देखिए, ये यहाँ पर आपको नीले शैवाल दिख रहे हैं, वैसे ये नीले नहीं दिख रहे हैं, काले से दिख रहे हैं, पर ये नीले हैं। तो ये नीले हरे शैवाल है बेटा, जो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अभी बहुत बड़ा टॉपिक बाकी है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ये वन शॉट वीडियो जो है वो भी हम यहीं पर रोक देते हैं। पर्यावरण के शुद्धिकरण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे बेटा। इस पाठ को अभी शुरू किए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी हमने। पर्यावरण का जो शुद्धिकरण है इसके बारे में हम फिर आगे चर्चा करेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, यानी वन शॉट पार्ट 2 में, क्योंकि वन शॉट पार्ट 1 में ये कवर तो हो नहीं पाया पूरा चैप्टर। तो वन शॉट पार्ट 2 में मैं आप लोगों से मिलता हूं, जिसमें मैं आपको पर्यावरण के शुद्धिकरण के बारे में बताऊंगा बेटा, विभिन्न जीवों के बारे में बताऊंगा, छोटे छोटे जो हमारे आसपास में जीव हैं उनके बारे में हम बात करेंगे बेटा। उसके बाद हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे जो यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे। मनुष्य में रोग फैलाने वाले जो कारक हैं उनके बारे में जानेंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानेंगे, पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे, खाद्य परिरक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे, रासायनिक और नमक का परिरक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सब बेटा हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि अब तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लगभग 1 घंटे की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।